हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। मेरा नाम है अरीब। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12th CBSE। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो जिसके अंदर हम एक ही वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को बहुत ईजी और अच्छे वे के अंदर समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन की क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रूथ, यानी कि एक ऐसा सच है जो कभी चेंज नहीं हो सकते। दैट सर्व एज गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। आपको मैनेजमेंट में कोई भी काम करना है, एक्शन करना है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, और ये हमेशा फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, यानी कि ये हमेशा सच होंगे। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया जाता है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? एक ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ जो आपके लिए एज अ गाइडलाइन काम करे, कोई भी आपको जो मैनेजमेंट का एक्शन लेना है या डिसीजन लेना है। ठीक है। दिस प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, चेंज भी हो सकते हैं, और अडेप्टेबल है, नॉट रिजिड रूल, यानी कि ये कोई सख्त रूल नहीं है कि मतलब एक बार ये रूल बन गया तो ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता। ये फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल है एंड आर डिजाइन टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। और ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो हमारा पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों के साथ काम करे। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीचर्स यानी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या खासियतें होती हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहले ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। दीज प्रिंसिपल आर अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया में हर टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब के अंदर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, भले से लार्ज हो या स्मॉल हो, पब्लिक हो यानी कि गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, सर्विस देती हो, डॉक्टर, टीचर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। तो हर को ठीक है, ये हर किसी के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ किसी में एप्लीकेबल हैं, किसी में नहीं, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटीज कमांड इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे हमने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, वो क्या यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉय डू नॉट रिसीव कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन क्या होती हैं? दीज प्रिंसिपल प्रोवाइडेड आर ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर सॉल्विंग मैनेजरल प्रॉब्लम, यानी एक तरीके से ये आपकी गाइडलाइन है या फिर रूल है। रूल जो होते हैं आपके, वो क्या नाम है, एक तरीके से रूल और गाइडलाइन नहीं है जो आपकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। ठीक है। अगर किसी के आपके रूल बने होंगे, कोई सा भी गेम हो, अगर उसके अंदर रूल है, ठीक है, तो वो आपके मैनेजमेंट, तो उस गेम की वो मतलब ईजी कर देगा वो। ठीक है। उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। और अगर किसी गेम के अंदर कुछ रूल ही नहीं है तो उस गेम के अंदर क्या होंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। सेम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है। और ठीक है, अगर इसके अंदर गाइडलाइन होंगे, रूल होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी काम करेगी, वरना वो भी नहीं करेगी। ठीक है। अब देखते हैं ये थर्ड, ये फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये ऐसा नहीं है जो रूल बनाया गया एकदम से किसी बंदा एक दिन बैठा और लिख दिया कि अच्छा ये रूल बना दिया, ये रूल बना दिया, ये रूल बना दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। पहले इन पर पूरी प्रैक्टिस की गई है और इनका एक्सपेरिमेंट किया गया है इनके साथ, उसके बाद ये बनाया गया है। ठीक है। पहले सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई, इनको अप्लाई कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑब्जर्व की गई चीज़ें, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके टाइम के बाद ये सब चीज़ें बनी है। ठीक है। जैसे कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल हैं, अभी आप आगे 14 प्रिंसिपल हैं जो कि आप पढ़ेंगे। वो ऐसा नहीं है, क्या नाम है, कि एक दिन के अंदर उसने बैठकर सारे 14 के 14 प्रिंसिपल लिख दिए। उनको डिकेट्स लगे थे, 10 साल लगे थे, मोर देन 10 ईयर्स लगे थे, तब जाके उन्होंने ये 14 रूल्स क्रिएट करे थे। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी नहीं है कि मतलब रिजिड है कि चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। ये मॉडिफाइड भी हो सकते हैं और अडेप्ट भी कर सकते हैं, जैसी उस टाइम की नीड है उस हिसाब से हम जिस टाइप का एनवायरनमेंट है या फिर सिचुएशन है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होंगे। एग्जांपल जैसे देखें द एक्सटेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने
हिसाब से अपने अनुसार या तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज कर सकते हैं या फिर डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। अब ये हमारी मर्जी है, इसके ऊपर किसी का वो नहीं है, किसी ने हम पर थोपा नहीं है कि आपको यही सब करना है, ठीक है। अब बिहेवियरल, द प्रिंसिपल फोकस ऑन मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल का मेन काम क्या है, जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कि ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करना, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिजायर रिजल्ट, ताकि आपके जो रिजल्ट हैं, डिजायर रिजल्ट हैं, आप उनको क्या कर पाएँ, अच्छे से अचीव कर पाएँ। अभी जो ये हम पढ़ेंगे एस्पिरिट डिकॉप्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी हम पढ़ेंगे, आपके और समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिजल्ट, यानी एक्शन यानी जो आपने काम करा और जो उसका रिजल्ट आया, उसके बीच में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपके एक्शन गुड होंगे तो आपका रिजल्ट भी गुड होगा, और आपके अगर एक्शन ही बेकार हैं तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बैड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का मतलब यही होता है, जैसा करनी वैसी भरनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल अभी समझा नहीं रहा, क्योंकि अभी जब आप पहले प्रिंसिपल समझेंगे उसके बाद ही आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जाकर हम आगे समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स वो हैं क्या, ठीक है। अब कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है यार, एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ बना दिया। आप देखोगे कि पिछले सालों के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर, 2022 में, 23 में किस चीज़ों की ज़रूरत थी और कौन सी चीज़ कैसे करने की ज़रूरत थी, 24 के अंदर, ठीक है ना, इन 3 सालों के अंदर क्या ज़रूरत थी, क्या करनी थी, उस हिसाब से आप 2025 के अपने रूल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंटिंजेंट होते हैं। अब ज़रूरी क्या, सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, प्रोवाइड मैनेजर विद यूज़फुल इंसाइट, यानी कि ये मैनेजर की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाए, और जो वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रही है उसके अंदर ये चीज़ें लगा कर, मतलब ये प्रिंसिपल्स लगा कर उन चीज़ों को, उन मसलों को सॉल्व कर पाए। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिंसिपल गाइड द एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन मटेरियल एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये मतलब क्या करते हैं, ये जो हमारा ह्यूमन है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मटेरियल, ये सब चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, यानी कि पूरा पूरा इस्तेमाल हो, कुछ भी चीज़ वेस्ट ना जाए, ठीक है। रिड्यूसिंग वेस्ट, कुछ भी चीज़ वेस्ट ना हो, और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। ये मेन इनका फोकस यही होता है कि ह्यूमन और मटेरियल के रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका पूरा पूरा यूज़ हो, वेस्ट कम हो, और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। अब साइंटिफिक डिसीजन, रिड्यूस रिलायंस ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड, एंश्योर डिसीजन आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी तुक्के वाली चीज़ हो रही है, ट्रायल एंड एरर मेथड हो रहा है कि कुछ तुक्का लगा कर देखते हैं, अगर चल गया तो बढ़िया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, लॉजिक लगता है और आपके फैक्ट्स लगते हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये, उसके हिसाब से ये बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रायल और एरर पर बना दिए गए, यानी कि तुक्के में बनाए गए हैं। एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, आपको पता है हमारा एनवायरनमेंट क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। रोज़ाना मार्केट के अंदर नया ट्रेंड आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या फिर कोई नया सरकार की तरफ से रूल आ जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये अपने चेंज करने पड़ती हैं, यानी कि इसके अंदर जो ये एडेप्टिव है, यानी कि टाइम टू टाइम जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, ठीक है। भले से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो, या फिर रेगुलेशन चेंज हो। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये आपको प्रॉफिट देने में तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। ये एथिकल बिहेवियर जितने भी हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जितने भी हैं, उनको क्या नाम है, ठीक तरीके से प्रमोट करती है ये चीज़, ठीक है। जितने भी आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाती है। ये आपकी सिग्निफिकेंस और फीचर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो इस वजह से मैं इनको जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कवर कर रहा हूँ। मेन आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो आपके 14 प्रिंसिपल हैं फ्यूल वगैरह के, हेनरी फ्यूल और एफ डब्ल्यू टेलर के, तो हम उनको आगे समझेंगे। वो आपके मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और आ गया, ठीक है। हेनरी फ्यूल ने दिए थे हमारे टोटल 14 प्रिंसिपल। अब इन 14 प्रिंसिपल को आपको कर लेना है बहुत अच्छे से याद, और मैं भी आपको अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन इंक्रीज बाय एनेबलिंग एम्प्लॉय टू बिकम एक्सपर्ट इन देयर टास्क। इसके अंदर आप डिवीजन ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा काम एक ही जगह पर नहीं करवा देना, हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट बना देने हैं और अपना काम को क्या कर देना है? बांट देना है। यानी कि ये सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, ये एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट होगा, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, ये क्वालिटी चेकिंग का डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, आपको काम के क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, डिवीजन ऑफ वर्क कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। यानी कि सेलिंग वाले सेलिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट वाले एडवर्टीजमेंट में एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे और क्वालिटी चेक वाले क्वालिटी चेक करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अगली लाइन वही आ गई कि वो अपनी एक्सपर्टीज उसके अंदर मतलब बढ़ जाएगी उन लोगों की। ठीक है, यही सब चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं आपकी। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि किस इंसान की क्या अथॉरिटी और किस इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए मैं 3 लेवल की मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल और लोअर। तो मिडल वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्या नाम है, जो सीनियर हैं, टॉप जो हैं, उसके टॉप ऊपर वाले लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी तरफ मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो काम करता है उनको जाकर सबमिट करे, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको अथॉरिटी किस पर है? अपने से लोअर लेवल वालों पर इसको क्या है? अथॉरिटी है, पावर है कि ये इन लोगों से काम करवा सकता है। तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिसाइड होनी चाहिए कि वो किस जो काम कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और जो उसको अथॉरिटी मिली है उसको पूरा पूरा कंप्लीट करे। अथॉरिटी क्या होती है? उसके पास राइट है कि वो किसी को भी कुछ भी ऑर्डर दे सके काम करवाने का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन है कि जो आपको टास्क मिला है वो आपको कंप्लीट कर कर सबमिट करना है। ठीक है, तो आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर। ठीक है, एक मैनेजर के साथ पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वो अकाउंटेबल हो जो उसने काम करा। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को पूरी अथॉरिटी दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होनी चाहिए, डिसिप्लिन। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर रूल हों। ठीक है, जो आपके मैनेजर हैं वो उन रूल को रिस्पेक्ट करते हों, मानते हों, उस एग्रीमेंट को मानते हों और क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर के हिसाब से वो लोग चलें। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी? डिसिप्लिन रहेगी, डिसिप्लिन क्रिएट रहेगा। उसके अंदर क्या होगा? आपके मैनेजर पंक्चुअल हो जाएंगे, टाइम वगैरह के पॉलिसीज़ के पंक्चुअल हो जाएंगे और हियरार्की को रिस्पेक्ट करेंगे। हियरार्की किसे कहते हैं? इसी के कहते हैं कि सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं? हियरार्की। ठीक है, हियरार्की अच्छे से काम करेगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट रहेगा। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो है ना वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से या फिर एक ही मैनेजर से ऑर्डर ले। ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। अब मान लीजिए 2 आपके मैनेजर हैं और एक एम्प्लॉय है। अब इसने इसको कुछ काम दे दिया, इसने इसको कुछ काम दे दिया। अब ये बेचारा एम्प्लॉय फंस कर रह गया कि मैं किसका काम पहले करूं और क्या करूं। तो आपकी यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक की तरफ से ही होनी चाहिए। आपका मैनेजर वन एंड ओनली सिर्फ एक ही होना चाहिए, ये आपका यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये एग्जांपल नीचे दे रखा है ना कि मान लो एक सेल्स का एम्प्लॉई है, उसको सेल्स मैनेजर से भी काम मिल रहा है, मार्केटिंग मैनेजर से भी काम मिल रहा है। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मैं सेल्स का काम करूं या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम करूं। तो आपकी यूनिटी ऑफ कमांड एक ही साइड से होना चाहिए, यानी कि आपका सीनियर सिर्फ एक ही होना चाहिए जिससे आप ऑर्डर लो। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? ऑल एफर्ट शुड बी डायरेक्ट टुवर्ड कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अंडर वन प्लान। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही गोल हो। एक गोल है, टॉप मैनेजमेंट को भी उसकी तरफ काम करना है, मिडल को भी और लोअर को भी उसकी तरफ ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि इसने अपना खुद का कुछ गोल बड़ा सेट कर रखा है, इन लोगों ने अपना कुछ गोल सेट कर रखा है और बाकी लोगों ने अपना कुछ गोल सेट कर रखा है। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कॉमन गोल। और सब लोग छोटे से लेकर बड़े तक, मिडल, सब लोग किसकी तरफ काम कर रहे हैं? उसी कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं और उसी पर फोकस हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे रखा है। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया नया। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या नाम है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ इसकी क्वालिटी की तरफ काम करे, जो सेल डिपार्टमेंट है उसको भी क्या नाम है इसकी सेल बढ़ जाए इस वजह से काम करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसकी क्वालिटी पर काम करना है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को इसके अच्छे एडवर्टीजमेंट की तरफ काम करना है ताकि ये प्रोडक्ट अच्छा ग्रो। तो तीनों का सिर्फ एक ही मोटिव है कि ये प्रोडक्ट क्या हो, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो यही आपका क्या कहलाया जाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब अगला आ गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये जो आपने ऊपर पढ़ा उसी से मिलता जुलता कुछ है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जैसा। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो किसी भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल गोल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल अपने से पहले किसका सोचा कि मेरा भला हो, उससे पहले क्या सोचे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। ठीक है, अगर मान लीजिए एक इंसान ये फोकस करता है कि मतलब मैं पहले हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन बाद में आएगी, अगर मुझे मेरा कुछ काम होगा तो मैं पहले उसे कंप्लीट करूँगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बाद में पूरा करूँगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी कभी भी ग्रो नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, सब लोगों का इंटरेस्ट सेम ही होना चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले किसको सोचे वो ऑर्गेनाइजेशन का सोचे। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है आपका रेम्यूनरेशन। सेवन्थ आ गया आपका रेम्यूनरेशन। अब आपके हाफ पॉइंट हो जाएंगे। फ्योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय शुड बी फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर सर्विसेज टू मेंटेन मोटिवेशन एंड लॉयल्टी, यानी कि जितना एम्प्लॉय ने काम करा है उस हिसाब से उसको प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए, उसको बराबर उसकी मेहनत के हिसाब का पैसा मिलना चाहिए ताकि वो मोटिवेट रहे और हमारी कंपनी की तरफ क्या रहे, लॉयल रहे। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। अगर उसको अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा तो वो मोटिवेट भी नहीं होगा और कंपनी के लिए इतना लॉयल भी नहीं होगा। वो सोचेगा जब कंपनी मुझे मेरे हिसाब का पैसा दे ही नहीं रही तो मैं कंपनी के लिए क्यों लॉयल हूँ। ठीक है, अब अगला देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जितनी भी पावर है वो सिर्फ एक इंसान के पास है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर एक इंसान के हाथ में नहीं है, बहुत सारे लोगों में बटी हुई है। ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या यूज़ करती हैं, मोस्टली डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप बहुत कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग सिटी में काम है उसका, अगर हम उससे बोल दें क्या नाम है कि उनका सिर्फ डिसीजन एक ही इंसान लेगा तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। मगर एक वहीं पर एक छोटी सी शॉप है, उसके अंदर ये बोलें कि इसका डिसीजन, इस दुकान का डिसीजन 10 लोग लेंगे तो इस दुकान को चलाने में भी कितनी दिक्कत होगी। तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से अपना डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन सेट करना रहता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बेस्ट रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, और स्मॉल के लिए क्या सेट रहेगा, सेंट्रलाइजेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। Scalar chain. The chain of authority to the management to the lower rank must be followed by shortcuts can be used in emergency। यानी कि आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, ये आपको पता है 3 लेवल, टॉप, मिडल, लोअर। ठीक है, तो इसके अंदर ये है अगर लोअर लेवल को कुछ प्रॉब्लम होती है उसको टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं तो वो डायरेक्टली टॉप को ना बताकर पहले किसको बताए, अपने मिडल को बताए, फिर मिडल वाला टॉप को अपडेट करे। तो ये आपको चेन चलती रहेगी और जब इसको ऑर्डर देना है तो ये मिडल को दे, फिर ये लोअर को दे। इस चेन को क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। बट अगर इमरजेंसी का टाइम है, आपको मान लीजिए कुछ चीज़ बतानी होती है तो ये इसको एक दिन बताता है, इसको एक दिन बताता है, बात पहुंचने में लग गए 2 दिन। बट अभी कुछ इमरजेंसी है, ठीक है, आपको अभी 1 घंटे के अंदर बात पहुंचानी है, तो उस केस के अंदर डायरेक्ट लोअर लेवल वाला ऊपर जाकर टॉप मैनेजमेंट से सीधा बोल सकता है इमरजेंसी के वक्त। और जब वो ऐसा करता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। इसके अंदर लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले इंसान या कोई भी फैक्ट्री वर्कर डायरेक्ट सीनियर के पास जाकर एकदम से अर्जेंट इशू के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर कंप्लेंट कर सकता है, या फिर वो प्रॉब्लम जो भी हुई हो उसको वहाँ जाकर डिस्कस कर सकता है। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। और स्केलर चेन क्या होती है, पूरी चेन जो ऑर्डर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेन होती है, स्केलर चेन कहलाई जाती है। अब अगला देखते हैं ऑर्डर।
ऑर्डर क्या होता है? एवरीथिंग मटेरियल एम्प्लॉय शुड बी इनसाइड राइट प्लेस टू इंश्योर एफिशिएंसी। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन, आपकी एक फैक्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपके टूल रखे हुए हैं, यहाँ पर आपकी क्लोथिंग है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का सामान है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए कि आपको पता है इस रूम में जाकर मुझे ये चीज़ मिलेगी और उस रूम में जाकर मुझे वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्या नाम है, लोगों को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक इंसान को पता ही नहीं है कि टूल कहाँ पर है, वो इस रूम में भी हो सकते हैं, इस रूम में भी हो सकते हैं, इस रूम में भी हो सकते हैं। अब उसके पूरा 10 मिनट वेस्ट हो गए और वो 10 मिनट के अंदर कितना सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता था, उस टाइम पर ये चीज़ वेस्ट हो गई। बट अगर उसे पता है कि टूल जो होंगे सिर्फ इसी रूम में होंगे, तो वो डायरेक्ट जाएगा इस रूम में, टूल उठाकर ले आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ का क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है। सर्चिंग में लोग टाइम वेस्ट कर देते तो वो चीज़ आपकी ना हो। और इक्विटी, यानी कि हर इंसान को क्या नाम है, इक्वल आपको ट्रीट करना है। कोई इंसान किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। अगर एक लोअर लेवल पर वर्कर हैं सारे, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, तो ये तीनों एक ही लेवल के लोग हैं। आपको इनमें से किसी को भी ज़्यादा बड़ा नहीं समझना और किसी को भी किसी से छोटा नहीं समझना। इक्विटी होनी चाहिए और हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उसका प्रमोशन हो अपनी जगह से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर 1 को एक ख़ास चीज़ दे दी और आपने ऐसा कर दिया प्रमोशन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए आपके, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्विटी या फिर इक्वालिटी, आप जो भी आप बोल सकें। अब 12th है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, रिड्यूसिंग एम्प्लॉयर टर्नओवर, इंश्योर कंटिन्यूटी एंड एफिशिएंसी, रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉय एंड रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट। यानी कि आपको जो आपके पुराने काम करने वाले हैं उन लोगों को रोके रखना है, ठीक है। आपके जो पुराने काम करने वाले वर्कर हैं उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि मतलब क्या चीज़ कैसे चलती है। अब आप नया आदमी लिया, ठीक है। आप नया आदमी, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक पुराना आदमी है, ठीक है, और आप एक लाए नया आदमी। अब ये नया आदमी आया, आपको इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इसको एम्प्लॉय करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इसको रिक्रूट करने के लिए आपको इसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट होगा। और एक आपका पुराना एम्प्लॉय है जिसको आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है और वो कुछ भी काम हैंड टू हैंड कर सकता है। तो दोनों में से कौन बेटर हुआ, ये पर्सन ऑफ कोर्स। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, इसको रोके रखने पर, ना कि नया स्टाफ अपॉइंट करने पर, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपके पुराने एम्प्लॉय हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, स्टेबल रहें। 13 क्या है आपका, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। यानी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, मोटिवेट करना है ताकि वो क्या करें, इनकरेज हो हमारी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो, ठीक है। अब हमने जाकर पूछ लिया कि हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप बताओ, अपने एम्प्लॉय से पूछ लिए कि आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि यार ये तो मिडल लेवल के मैनेजर मुझसे आइडिया ले रहे हैं। तो वो क्या होगा, थोड़ा मोटिवेट होगा, उनको भी थोड़ा इनिशिएटिव मिलेगा, तो वो भी और ज़्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे। तो ये आपकी होते हैं इनिशिएटिव। 14 होता है एस्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है ना। एस्पिरिट डी कॉप्स क्या होता है, टीम स्पिरिट। आप इसका सीधा सीधा समझ लिए, टीम स्पिरिट, जो लोग मिलकर काम करते हैं वही लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई एक इंसान सिर्फ अपना दिमाग चलाए तब वो सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। मेन आपकी टीम स्पिरिट को आपको प्रमोट करना है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमनी रहे, लड़ाई झगड़े कम हो, ठीक है ना। आपको मोस्टली कैसे काम करवाना है, आपको टीम वाले काम करवाना है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से काम करे। तो ये था आपके 14 प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं दूसरी वीडियो में फिर से ये समझा दूंगा। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमने पढ़ लिया अभी, और डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका गोल सेम होना चाहिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब कि इंडिविजुअल अपने बारे में ना सोचकर पहले किसके बारे में सोचे, अपनी कंपनी के बारे में सोचे, रिम्यूनरेशन जितनी मेहनत उतना पैसा मिलना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन पावर एक जगह और डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ गई लोगों के अंदर, ठीक है।
स्केलर चेन, पूरी चेन, टॉप, मिडल, लोअर, और अगर डायरेक्ट लोअर टॉप को बता दे उसको क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। ठीक है। और ऑर्डर, यानी कि हर चीज़ का अपना अपना डिपार्टमेंट होना चाहिए, अपना अपना रूम होना चाहिए, यहाँ पर ये सामान मिलेगा, वहाँ पर वो सामान मिलेगा। और इक्विटीज, यानी कि सबको इक्वल ट्रीट करना है, किसी को किसी से छोटा या कम ज़्यादा नहीं करना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी पुराने एम्प्लॉयज़ को रोके रखने पर ज़्यादा फोकस करना है रादर नए एम्प्लॉय को इंक्लूड करने से। इनिशिएटिव, यानी कि मोटिवेट करना है ताकि उनसे आइडिया लेना है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। और रेस्पिरेटरी कॉप्स, आपको टीम के अंदर मिलकर काम करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका था FW टेलर ने जो दिया था। ठीक है, ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है। उसके बाद इसकी टेक्निक्स हैं। अभी आपका लास्ट पॉइंट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ बस। आई होप आज की वीडियो शायद लंबी हो जाए, हाफ एंड आवर की, या फिर हाफ एंड आवर से ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी हाफ एंड आवर से पहले इसको कंप्लीट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय FW टेलर। अब इन्होंने प्रिंसिपल क्या दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के? इन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब यानी कि पुरानी प्रथा जो चलती आ रही है वो नहीं है, ये एक तरीके के साइंस है। इसके अंदर क्या है, लॉजिकली चीज, लॉजिक है, यानी कि साइंस है, लॉजिक है। इसके अंदर ऐसी रूल ऑफ थंब नहीं है ये चीज़। ठीक है, इसके अंदर साइंटिफिक मेथड यूज हुए हैं ताकि कि कौन सा काम किस तरीके से करना है वो बताने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता। ठीक है, इन्होंने जैसा टाइम और मोशन स्टडी करी थी, ठीक है ना, जिससे पता चला था कि सबसे अच्छा प्रोडक्शन मेथड क्या है किसी भी चीज़ को बनाने का। तो ये एक तरीके की साइंस तो थी ना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे। साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, इस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर क्या हुआ है, हमारे एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो हमारा साइंस है, ये रूल ऑफ थंब नहीं है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डिंग, यानी कि आपके वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीस होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। आपको कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है और लोगों के बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच के अंदर ट्रस्ट को बिठाना है। अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झगड़े होते ही रहेंगे। ट्रस्ट होना ज़रूरी है। अगर हार्मनी नहीं हुई, यानी पीस नहीं हुआ, तो डिस्कॉर्ड होगा, यानी लड़ाई झगड़ा होंगे। और हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लड़ाई झगड़े चाहिए नहीं ना, हमें क्या चाहिए, पीस। हमें चाहिए हार्मनी, हमें डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि ये वही आ गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू, क्या था बताइए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जी बहुत बढ़िया। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि सब लोग मिलकर काम करें। ठीक है, एक गोल की तरफ, हर इंसान अपना ना सोचे, इंडिविजुअलिज्म ना करे। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या बनाना है, हमें जनरल इंटरेस्ट बनाना है। कोऑपरेशन करके हमें काम करना है। ठीक है, पहले ये साइंस है, एक्सपेरिमेंट से बना है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो तुक्के में बन गया। और दूसरा, हार्मनी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, लड़ाई झगड़े ना हो, कोऑपरेशन मिलकर काम करना है, सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना। फोर्थ आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं कि सिर्फ टॉप वाले ग्रो होते जा रहा है, मिडल वाले भी ग्रो होते जा रहा है, लोअर वालों को कोई पूछने वाला है ही नहीं। आपको तीनों का ख्याल रखना है, टॉप को भी ग्रो करना है, मिडल को भी ग्रो करना है, और लोअर को भी ग्रो करना है। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, डेवलप करना है, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल पर इंक्रीज हों। आज वो लोअर पर है, कल वो मिडल पर पहुँचे, और परसों वो टॉप पर पहुंच जाएं। ठीक है ना, उनको स्किल, उनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके चलाते रहना है, ताकि हर एक इंसान का, हर एक पर्सन का, हर एक एम्प्लॉय का क्या हो, डेवलपमेंट हो। आई होप ये चारों आपको समझ में आ गया होगा, साइंस और रूल ऑफ थंब। ठीक है, अब टेक्निक्स देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं। एक सबसे पहले आती है फंक्शनल ऑफ फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप समझते हैं। सबसे पहले डिवीजन, मैनेजरियल टास्क अमंग स्पेशलाइज्ड फोरमैन टू इम्प्रूव सुपरविजन। इसके अंदर जो है, हमें एक टास्क है, उसको हमने फोरमैन के अंदर बांट दिया, यानी कि 3-4 फोरमैन ले लिए हमने, उन लोगों के अंदर ये काम हमने बांट दिया, और वो इस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, नज़र रखेंगे। ठीक है ना, एक इंसान क्या काम करेगा, एक प्लानिंग का काम करेगा, एक फोरमैन एक क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, और एक मेंटेनेंस का काम करेगा। तो ये क्या कहलाई जाती है, हमारी चीज़ फंक्शनल फोरमैनशिप कहलाई जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, हर चीज़ के लिए हमें स्टैंडर्ड सेट कर देना है, पहले से टूल हो, इक्विपमेंट हो या प्रोसेस हो, ताकि हमारी एफिशिएंसी अच्छी हो। ताकि हमने सेट कर दिया कि इतने प्रोडक्ट बनेंगे आज, तो इतने बनाने ही बनाने हैं, ताकि अगर हमने उनसे बोल दिया कि अपने हिसाब से बना लो, तो कोई इंसान 100 बनाएगा, कोई 5 बना कर रह जाएगा, कोई 110 भी बना देगा। बट हमने अगर सेट कर दिया कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट बनाए तभी आपको पैसा मिलेगा,
तो क्या नाम है, लोग क्या बनाएंगे, सीधा सीधा सब 100 बनाएंगे, पक्का 100 तो बनाएंगे ही एटलीस्ट। ठीक है, और उसके ऊपर हमने जो भी प्रॉफिट रखा कि ऊपर वालों को और ज़्यादा मिलेगा, वो उस हिसाब से अपना काम करेंगे। बट हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना है ताकि काम अच्छे से हो जाए। वर्क स्टडी के अंदर आपकी 3-4 की स्टडी इंक्लूड होती हैं। एक होती है टाइम स्टडी, एक होती है मोशन स्टडी, एक होती है फटीग स्टडी, और एक होती है मेथड स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर आप क्या देखते हो कि एक काम कितने टाइम में हो सकता है, यानी कि आपको 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, इस 10 को बनाने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, ये निकालना क्या कहलाया जाता है आपका टाइम स्टडी। और मोशन स्टडी यानी कि अननेसेसरी मूवमेंट को हटाना, यानी कि जो एम्प्लॉय मान लीजिए बीच के अंदर बेवजह कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो उनका टाइम वेस्ट जा रहा है, तो उस चीज़ को हटा देना मोशन स्टडी कहलाया जाता है। फटीग स्टडी कि और हमारे वर्कर कम से कम थकें, फटीग उन्हें क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, उनको इक्वल बीच में इंटरवल देते रहे ना, कि बीच में 5 मिनट का गैप हो गया, 10 मिनट का गैप हो गया, 1 घंटे का, वो वर्क के हिसाब से उनके, ठीक है, ये सेट करना फटीग स्टडी कहलाया जाता है। मेथड स्टडी के एक ऐसा मेथड डिसाइड कर लेना जिससे हमारा काम सबसे बेस्ट वे में हो, ठीक है, सबसे बेस्ट वे में हो, क्या कहलाया जाता है, मेथड स्टडी, ठीक है। अब आ गया डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। वर्कर आर पेड बेस्ड ऑन दियर प्रोडक्टिव इंसेंटिव एंड हाई परफॉर्मेंस। तो ये इसके अंदर वही है कि मान लो 100 प्रोडक्ट पे अगर हम देते हैं आपको 100 रुपये, ठीक है, 100 प्रोडक्ट बनाओ और 100 रुपये ले जाओ, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि आपको ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर हमने कहा अगर किसी इंसान ने 150 प्रोडक्ट बनाए दिन में, तो सर हम 150 रुपये नहीं बल्कि देंगे हम उसको 300 रुपये, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।